बच्चों हमने इससे पहले वाले क्लास के अंदर इवेपोरेशन के लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका वेपर बनेगा, ऐसा पढ़ लिया था। अगला टॉपिक बेटा मेरे को शायद ध्यान नहीं, मैंने वेपर प्रेशर पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, कोई नहीं, शुरुआत कर लेते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों वेपर प्रेशर। नाम सुना होगा आपने पहले, शुरुआत करते हैं। तो बच्चों नाम से ही समझ आएगा आपको वेपर्स का प्रेशर क्या बोला जाएगा, वेपर प्रेशर। देखते हैं क्या वेपर्स का प्रेशर। कोई कंटेनर लिया हमने और बच्चों इसके अंदर हमने लिक्विड को डाल दिया। और क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हीट करेंगे इसके वेपर्स बनेंगे, इवेपोरेशन होगा। इस कंटेनर को बच्चों ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। कवर करने से क्या देखेंगे बच्चों, ये वेपर्स कंडेंस होके वापस लिक्विड में आएंगे। जैसे आप किसी बर्तन के अंदर बच्चों पानी को गर्म करते हैं और उस बर्तन को ढक्कन से ढक देते हैं तो पानी की बूंदें जम जाती हैं किस ढक्कन के ऊपर, क्योंकि ढकने से प्रेशर लगा, वो वेपर क्या हुए, कंडेंस हो गए। तो बेटा कुछ वेपर कंडेंस होके कवर करने से वापस लिक्विड के फॉर्म में आ गए। ये प्रोसेस हमने चलता किया, चलता रहा, लिक्विड के वेपर बने, कुछ वेपर कंडेंस होके वापस लिक्विड के स्टेट में आ गए। ऐसा चलते चलते बच्चों एक स्टेज आ गई जब लिक्विड के जितने मैक्सिमम वेपर्स बनने थे वो बन गए और जितने वेपर कंडेंस होके वापस लिक्विड में आने थे वो आ गए। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। प्रोसेस चलते चलते एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जब लिक्विड के जितने मैक्सिमम वेपर्स बनने थे बन गए और बेटा वेपर वापस कंडेंस होके लिक्विड में जितने आने थे आ गए। केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम आ गए, दोनों इक्वल हो गए। उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बच्चों जितने वेपर्स हैं, इक्विलिब्रियम आने पर जितने वेपर्स हैं, ये बच्चों लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर का नाम होता है वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जितने भी यहाँ वेपर्स हैं बच्चों, वो लिक्विड पे जो प्रेशर लगाएंगे उसका नाम क्या होगा, वेपर प्रेशर। यानी क्या डेफिनेशन बनेगी, प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑन लिक्विड इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। लिखते डेफिनेशन, it is defined as pressure applied by vapors in the condition of, it is the vapor, it is defined as the pressure applied by the वेपर्स इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर। अब बच्चों आपसे कोई पूछे वेपर प्रेशर ज़्यादा कब होगा, आप बोल देंगे सर वेपर प्रेशर तभी ज़्यादा होगा जब नंबर ऑफ वेपर्स ज़्यादा होंगे। जैसे बच्चों यहाँ मान लिया 2 वेपर हैं तो 2 का प्रेशर लगेगा, वेपर 5 है बेटा तो 5 का प्रेशर लगेगा, वेपर्स 10 है तो 10 का प्रेशर लगेगा। यानी वेपर जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। और बच्चों वेपर्स किसके ज़्यादा बनेंगे, जिस लिक्विड का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो बेटा जो आपने फैक्टर इवेपोरेशन के लिए पढ़े थे एज इट इज वो सारे फैक्टर्स आपने वेपर प्रेशर के लिए जोड़ने हैं। मैं नाम बता देता हूँ, डिटेल में उनकी पढ़ा चुका हूँ। जो फैक्टर बेटा आपने इवेपोरेशन के लिए लिखे थे वो सारे यहाँ लिखने। तो क्या क्या फैक्टर पढ़े थे, नेचर ऑफ लिक्विड कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा वेपर ज़्यादा बनेंगे लिक्विड के, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। दूसरा था बेटा टेम्परेचर, अगर लिक्विड को ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, ज़्यादा हीट मिलेगी तो वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तीसरा पढ़ा था एक्सटर्नल प्रेशर लगे तो प्रेशर क्या करेंगे, वेपर्स को कंडेंस कर देंगे, वेपर कम बनेंगे, कम बचेंगे, वेपर प्रेशर कम लगेगा। चौथा था
कि कोई बाहर से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट या सॉलिड सोल्यूट ऐड किया जिसके वेपर नहीं बनते, तो ऐसी चीज़ को ऐड करना बेटा जिसके वेपर नहीं बनते, तो उसके खुद के तो वेपर बनते भी नहीं है और लिक्विड को कवर करेगा, उसके वेपर भी नहीं बनने देगा। तो कुल मिला के नंबर ऑफ वेपर बेटा कम होंगे, जिससे वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना ये। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेपर प्रेशर का यूज़ करते हुए बेटा एक टर्म पढ़ते हैं, आप सबको आता है, उसको बस आपने टेक्निकल भाषा में पढ़ना है। यहाँ पे वो टर्म क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। बताता हूँ क्या है टर्म, वो बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा इतना सबने साइंस में सुना है कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, सिंपल भाषा में जिस टेम्परेचर पे बेटा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना बेटा, जिस पे कोई लिक्विड गैस में चेंज हो जाए। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर की फॉर्म में चला जाएगा, गैस की फॉर्म में चला जाएगा। बेटा टेक्निकल भाषा में आप इसको बताएंगे तो क्या होगा, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, क्या बोला मैंने, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, क्या बोला मैंने, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो लिखते बेटा डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure। कुछ चीज़ें और इसमें जोड़ता हूँ बेटा। एटमॉस्फेयर का प्रेशर है बेटा कितना, 760 mm ऑफ Hg, या इसी को बोल देंगे 1 एटमॉस्फेयर है बेटा। तो उस कंडीशन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्रेशर 760 mm ऑफ Hg या बेटा 1 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस आया, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बेटा अगर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो हमने 1 बार ले लिया, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आज के टाइम में बेटा एट प्रेजेंट, तो इस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार की वैल्यू बेटा क्या होगी, थोड़ी सी कम होती है 1 एटमॉस्फेयर से, इसलिए बेटा यहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का कम हो जाएगा थोड़ा सा, और कितना हो जाएगा 99.6 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बेटा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, जब 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कितना है, जब स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 बार, क्या वैल्यू उसकी 99.6 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों बातों को नोट करेंगे। तो क्या बोलेंगे बेटा, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, या बेटा इसकी वैल्यू 760 mm या 76 सेंटीमीटर mm ऑफ Hg, ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा क्या है ये, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना लेंगे, इज टेकन एज कितना बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर बदल जाए स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख लेते, वैल्यू क्या है इसकी 1 बार ना, जो कि कम है ना 1 एटमॉस्फेयर से, लेस देन है 1 एटमॉस्फेयर से, तब
बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का 99.6, कम हो गया। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस वैल्यू को, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में लिया गया। और ये था बेटा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में लिया गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस इसको भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में लिया, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बच्चों इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू से मैं आपको एक चीज़ और इसी में जोड़ के समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सटर्नल प्रेशर का किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट होता है। तो मैंने बेटा यहाँ लिखा है कि 1 बार प्रेशर कम है तो लिक्विड पे अगर प्रेशर कम लगेगा, मतलब जो लिक्विड के वेपर बन रहे हैं तो बाहर से प्रेशर कम लगेगा, ठीक है, कम लगेगा तो इसका मतलब क्या, वेपर कंडेंस नहीं होंगे, फटाफट लिक्विड के वेपर बन जाएंगे और वेपर प्रेशर जल्दी मिल जाएगा और दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन अगर बाहर से बच्चों प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो लिक्विड के वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा, इक्विलिब्रियम आने में वेपर प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में, इक्विलिब्रियम आने में टाइम लग जाएगा। वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर लगेगा बाहर से ज़्यादा तो वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में आ जाएंगे, वेपर कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, वो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा तो और बॉयल करना पड़ेगा, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा है 1 एटमॉस्फेयर वाले में ज़्यादा है, 1 बार वाले में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम है। तो इसको भी लिख लेते बेटा, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट। तो लिख लेते हैं इसको, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज हाई देन वेपर्स क्या होंगे, कंडेंस होंगे लिक्विड में, लिक्विड। इसलिए बच्चों क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ वेपर्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेपर्स डिक्रीजेज, जितना एक्सपेक्ट करते हैं वेपर कम हो तो कम हो गए, इसलिए क्या होगा, जो डिक्रीज कर देगा किसको, वेपर प्रेशर को, विच डिक्रीजेज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब वेपर प्रेशर को बेटा इंक्रीज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है बॉइलिंग पॉइंट को, कम हुआ तो बढ़ाएंगे इसको ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। टू इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इट्स टेम्परेचर शुड बी इंक्रीज, जो क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा, विच इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट। और नहीं तो वाइस वर्सा, वाइस वर्सा समझ गए। अगर बच्चों बाहर से लगने वाला प्रेशर कम होगा तो वेपर कम कंडेंस होंगे, वेपर प्रेशर हाई रहेगा तो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, आपको और टेम्परेचर नहीं बढ़ाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वहाँ कम होगा। ठीक है, आइए बात समझ। अगली बात बेटा एक और बताता हूँ बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट आने के लिए क्या बोला मैंने, बॉइलिंग पॉइंट को देखने या ऑब्जर्व करने के लिए कभी भी वेसल क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों वेसल क्लोज है तो वेपर के वापस लिक्विड बनेंगे, और बेटा वेपर की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो एक बाउंड्री आपको साफ साफ दिखाई देगी हाई और लो डेंसिटी को सेपरेट करने के लिए। लेकिन आपने अगर वेसल को ढक रखा बेटा, जिसके वेपर बना रहे लिक्विड डाल करके, तो क्या होता है, ऐसा ढकने की वजह से बेटा वेपर कंडेंस हो गए तो लिक्विड में आएंगे तो उनकी डेंसिटी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए बेटा लिक्विड और वेपर की डेंसिटी दोनों की एक जैसी हो जाएगी,
तो जो बाउंड्री अलग अलग दिखेगी, ये वेपर है ये लिक्विड है, वो बाउंड्री ख़त्म हो जाएगी और उस कंडीशन को बोलते हैं बेटा वो क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया। क्रिटिकल टेम्परेचर आने का मतलब वो लिक्विड जो है ना उसके जो वेपर है ना उसको कितना भी हम कंडेंस करेंगे वापस वो लिक्विड स्टेट में नहीं आ सकता। टू ऑब्जर्व द बॉइलिंग पॉइंट, जो मैंने समझा उसी बात को लिख रहा हूँ। वेसल शुड बी क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, शुड बी ओपन। लिखो इफ वेसल इज क्लोज, अगर वेसल क्लोज है देन वेपर क्या होंगे बेटा, कंडेंस होंगे। लिक्विड में वापस कंडेंस हो जाएंगे। एक बात, अगली बात बताते हैं इसमें क्या है बेटा, ए बाउंड्री सेपरेशन, मतलब एक लाइन सेपरेट करती है इज प्रेजेंट बिटवीन लिक्विड एंड वेपर्स, लिक्विड और वेपर्स के बीच में। अब क्योंकि बेटा ऊपर लिखा वेपर कंडेंस हो रहे हैं तो वेपर बनाने के लिए लिक्विड को और हीट करेंगे। इफ फर्दर जो बाउंड्री है दोनों के बीच में डिसअपीयर हो जाएगी। क्यों डिसअपीयर हो जाएगी, क्योंकि बाउंड्री क्यों थी बेटा, क्योंकि वेपर और लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग थी। आपने और हीट किया तो बेटा क्या हुआ, और लिक्विड के वेपर बने तो क्या हो गया, उससे डेंसिटी लिक्विड की घट गई, वेपर की डेंसिटी के बराबर हो गई, डेंसिटी सेम हो गई तो बाउंड्री ख़त्म हो गई, क्योंकि ज़्यादा हीट करना पड़ा, बंद है इसलिए वेपर बनाने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट को देखने के लिए। फर्दर द बाउंड्री डिसअपीयर्स बिकॉज क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर्स बिकम इक्वल। ज़्यादा हीट किया, दोनों की डेंसिटी क्या होगी, इक्वल हो गई। क्यों इक्वल हो गई बेटा, क्योंकि लिक्विड को और हीट किया तो वेपर में गया, उसकी डेंसिटी कम हो गई, वेपर के पहले कम थी, कम और कम बराबर हो गए। इसको बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल का मतलब क्या कहते हैं बेटा, पेशेंट क्रिटिकल है, हालत ख़राब है, कितनी भी दवाई दो उसको नहीं बचा सकते। तो क्रिटिकल का मतलब हो गया बेटा कि वेपर के ऊपर चाहे कितना भी प्रेशर लगा लो, जब लिक्विड और वेपर की डेंसिटी इक्वल हो जाती है तो इस कंडीशन में बच्चों हम कितना भी प्रेशर लगा के जो वेपर है उसको वापस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कितना भी कंडेंस करके कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये बच्चों थोड़ी सी बात थी बॉइलिंग पॉइंट की। अगले टॉपिक में आते हैं, सरफेस टेंशन। तो पहले तो बच्चों सरफेस और टेंशन के हिसाब से समझते हैं, बाद में टेक्निकल बात करेंगे। जैसे मैंने किसी वेसल में बच्चों लिक्विड को लिया, ये ले लिया ऐसे, ये बच्चों जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है अपने चारों तरफ फोर्स लगाएगा, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे फोर्स इसकी बैलेंस है, नो डाउट। लेकिन बेटा जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है लेफ़्ट में फोर्स लगा देगा, राइट में लगा देगा, नीचे लगा देगा, ऊपर नहीं लगा सकता, टेंशन में आ जाएगा। तो इस सरफेस मॉलिक्यूल की क्या खास प्रॉपर्टी है कि इसके तरफ नीचे फोर्स लगती है। तो सरफेस मॉलिक्यूल का फोर्स सरफेस टेंशन, फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इन इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर वाली डायरेक्शन में, ऑन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया के ऊपर क्या बोलते हैं, सरफेस
टेंशन। मैं दोबारा बोलता हूँ अपनी बात, फोर्स अप्लाइड बाय सरफेस मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इन इनवर्ड डायरेक्शन ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। लिखते हैं डेफिनेशन, इट इज फोर्स अप्लाइड बाय surface molecules of liquid in inward direction, अंदर वाली डायरेक्शन में, ऑन पर यूनिट एरिया के ऊपर, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब बच्चों एक बार इसके यूनिट की बात करते हैं। शुरुआत करेंगे इसके सरफेस टेंशन के एसआई यूनिट से। तो बोला बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स के एसआई यूनिट बच्चों न्यूटन, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, पर यूनिट ऊपर जाके पर मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट फोर्स के लिए डाइन, पर यूनिट एरिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एक चीज़ आती है बच्चों इससे रिलेटेड, सरफेस एनर्जी। तो आपने सुना होगा ना कभी, टेंडेंसी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ऐसे बेटा सरफेस एनर्जी है, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी which increases the surface area of surface molecule through 1 meter square. It is energy required to increase the area of a surface molecule थ्रू 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसकी यूनिट की बात करते हैं बेटा, देखो तो एनर्जी की यूनिट जूल, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर यानी पर मीटर स्क्वायर। CGS में एनर्जी की यूनिट अर्ग, पर 1 मीटर स्क्वायर की जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एनर्जी की बेटा SI यूनिट वर्क डन जूल, 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। CGS यूनिट बेटा एनर्जी के लिए अर्ग, 1 मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों सरफेस टेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो बच्चों आपने फैक्टर पढ़ने से पहले सोचना है। देखें सरफेस पे बेटा जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सब एक फोर्स लगाते हैं अंदर वाली डायरेक्शन में, सीधी सी बात है, उसका नाम सरफेस टेंशन है। अगर बेटा वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। वो कब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, जब वो इकट्ठे होंगे, उनका नंबर ज़्यादा होगा। भाई मान लो कोई चीज़ मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने एक उंगली से फोर्स लगाई, फोर्स कम लगी। 2 उंगलियों को मिला दिया, इकट्ठा कर दिया, फोर्स ज़्यादा लगी। 4 को मिला दिया बच्चों, फोर्स ज़्यादा लगी, यानी इकट्ठे हों, एक बात। या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। इस बात को अपने माइंड में रखना है। इसीलिए बच्चों पहला फैक्टर लिखते हैं हम क्या, सरफेस टेंशन, जिस पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड। तो बेटा जैसे इवेपोरेशन में बताया मैंने, वेपर प्रेशर में बताया, नेचर ऑफ लिक्विड में क्या देखना है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए बेटा अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो ऐसे सरफेस वाले मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, और वीक होगी तो बेटा बटे होंगे। अगर जुड़े होंगे तो फोर्स ज़्यादा लगाएंगे ना बेटा, बटे होंगे तो क्या होगे, फोर्स बट के लगेगी ना, कम वैल्यू लगेगी। ठीक है, तो क्या बोल देंगे बेटा कि सरफेस टेंशन ज़्यादा कब लगेगा सरफेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स का, अगर उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। कब लगेगा ज़्यादा, जब उनके बीच का क्या है,
आपका बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ऐसा इस बात को ध्यान करना थोड़ा सा, ठीक। एक बात आई बात ध्यान में। दूसरा फैक्टर बेटा हम लिख सकते टेम्परेचर। ये तो लिखते ही थोड़ा माइंड में आपके आइडिया ना शुरू हो जाएगा। अगर बेटा लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स घटेगी, क्योंकि ये उड़ के वेपर में जाएंगे। और बेटा फोर्स घट जाएगी, लिक्विड के आपस में जुड़ने की फोर्स घट गई, अलग अलग हो गए तो लगने वाली फोर्स क्या हो गई, अपने आप कम हो गई। तो क्या बोल देंगे बेटा सीधा, ये डायरेक्टली होगा ना बेटा, इन्वर्सली नहीं, डायरेक्टली इंटरमोलिकुलर फोर्स के डायरेक्टली। हाँ, तो क्या बोला मैंने बेटा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, सरफेस टेंशन क्या लगेगा उनका, कम लगेगा। टेम्परेचर कम है, इकट्ठे रहेंगे, फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, सरफेस टेंशन ज़्यादा है, तो बेटा ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा बोल सकते हैं बच्चों एडिशन ऑफ सब्सटेंस या सोल्यूट। बेटा लिक्विड में बाहर से लाके कोई सोल्यूट या सब्सटेंस ऐड कर दिया, इसके बारे में सोचते हैं। तो बच्चों जो बाहर से सब्सटेंस आएगा, लिक्विड उसको जोड़ेगा, जोड़ने के लिए जो लिक्विड के बीच में आपस में फोर्स है उसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो नई फोर्स बनाएगा उसके साथ। यानी सरफेस मॉलिक्यूल आने वाले सब्सटेंस को जोड़ने के लिए जोड़ते हैं तो अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ देते हैं, लिक्विड तो अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि इससे जुड़ रहे हैं, इसलिए उनका सरफेस टेंशन क्या लगेगा बेटा, पहले से कम लगेगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको, इफ सब्सटेंस इज एडिड, अगर सब्सटेंस ऐड करते हैं टू लिक्विड, लिक्विड के अंदर, तब क्या होगा, देन टू कंबाइन विद सब्सटेंस, सब्सटेंस के साथ कंबाइन करने के लिए, सब्सटेंस तो क्या करेगा बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होगी लिक्विड के बीच में, तभी तो जुड़ पाएगा। उस फोर्स देखो अपनी फोर्स काट लेगा, डिक्रीज कर देगा लिक्विड, और उस फोर्स से आने वाले सब्सटेंस को अपने साथ जोड़ लेगा। बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेज जो क्या कर देगा बेटा, विच डिक्रीजेज सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देगा। तो ये बच्चों तीन फैक्टर हो गए, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर और एडिशन ऑफ सब्सटेंस, जिसके ऊपर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में और देखते हैं सरफेस टेंशन की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसका हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। तो जो भी बेटा एप्लीकेशंस हैं आप सब बच्चे उनके बारे में जानते हैं, बस लॉजिकल चीज़ उनकी आपको समझानी है। पहली एप्लीकेशन है स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के ड्रॉप की शेप स्फेरिकल होती है, क्यों होती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए बच्चों कोई लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, ऐसी स्फेरिकल दिखती है ना, तो बेटा ये लिक्विड के जो हैं मॉलिक्यूल्स इस पर लगेगा ऐसे, ये सरफेस टेंशन लगाएंगे, सरफेस वाले अंदर, सारे सरफेस वाले, सरफेस का मतलब ऊपर वाला नहीं होता है, सारे बाउंड्री वाले। तो जब बच्चों लिक्विड मॉलिक्यूल्स पे ऐसे सरफेस टेंशन लगेगा तो क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे मार्कर मान लिया लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ऐसे सरफेस टेंशन सरफेस मॉलिक्यूल लगाएंगे चारों तरफ से, तो इसका सरफेस एरिया बच्चों डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
और सरफेस एरिया बच्चों डिक्रीज होते होते लिक्विड के मॉलिक्यूल का मिनिमम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। और बच्चों मिनिमम सरफेस एरिया, सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। इसलिए लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है वो किस शेप में दिखाई देगा? स्फेरिकल शेप में दिखाई देगा। आइए बात समझ, लिखते हैं इसको। ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप क्या होगा? डिक्रीज होगा। और क्या हो जाएगा? छोटे से छोटा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम। डिक्रीज होके मिनिमम हो गया, बिकॉज क्योंकि स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? मिनिमम होता है। इसलिए लिक्विड का जो ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप लुक्स स्फेरिकल। एक सेकेंड, राइज ऑफ लिक्विड इन विक ऑफ लैंप। तो बच्चों दिए के अंदर बत्ती होती है, उसको विक बोलते हैं। उसमें जो ऑयल लिख लो, चाहे ऑयल होता है बेटा, बत्ती में ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए बेटा वो दिया जलता है। पुराने ज़माने में लालटेन कैरोसिन के लैंप होते थे, उसमें भी बत्ती होती थी। कैरोसिन ऑयल ऊपर जाता था, इसलिए वो लालटेन लैंप जलता था। या बच्चों प्लांट के रूट्स के अंदर वाटर रूट से ऊपर जाता है स्टेम की तरफ। इन सब में सरफेस टेंशन का रोल है। क्या रोल है? एक डायग्राम से इसको बताता हूँ। तो बच्चों समझने के लिए बताता हूँ इसका डायग्राम। ये लिक्विड ले लिया, एक और चीज़ जोड़ सकता हूँ बेटा, इसमें बता सकता हूँ। जैसे ड्रॉपर होता है, उसको लिक्विड में डालते हैं तो उसमें भी क्या होता है? लिक्विड ऊपर जाता है। ये सब एक तरह की एप्लीकेशन है। जैसे बच्चों ये ड्रॉपर लगा दिया मैंने किसी लिक्विड के अंदर, देखें आप, तो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल ने लगाया सरफेस टेंशन, बदले में ये वाला मॉलिक्यूल उसको धक्का देगा, ऊपर सरक जाएगा। ये सरफेस टेंशन लगाएगा, नीचे वाला मॉलिक्यूल धक्का देगा, ऊपर सरक जाएगा। ये फिर ऊपर जाके सरफेस टेंशन लगाएगा, नीचे वाला धक्का देगा, ऊपर सरक जाएगा। तो क्या बोलेंगे बेटा? सरफेस टेंशन की वजह से जो यहाँ से पुल लगा है, धक्का लगा है, इसके लगने की वजह से बेटा ऑयल जो होता है वो लैंप के मेनिस्कस में ऊपर जाता है, ड्रॉपर में लिक्विड ऊपर जाता है, प्लांट के रूट्स के अंदर लिक्विड ऊपर जाता है। लिखते हैं उसको। ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड इनवर्ड पुल इज अप्लाइड ऑन लिक्विड। ऐसे धक्का लगता है एंड क्या करेगा? इट राइजेज, ऑयल को भेज देगा बत्ती में ऊपर, ऑयल इन विक, लिक्विड को ऊपर भेज देगा ड्रॉपर में, लिक्विड इन ड्रॉपर, वाटर इन रूट्स ऑफ प्लांट। और बच्चों लास्ट एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं, शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। मेनिस्कस आप समझते हैं ना? ऐसे जैसे एक टेस्ट ट्यूब को लिया मैंने और इसमें वाटर को भर दिया, ऊपर से देखने पर ऐसे
वाटर का जो ऊपर से बिल्कुल सरफेस ऑब्जर्व होगा वो कनकेव होगा। लेकिन अगर एक और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेटा मैंने मरकरी को भरा, ये मरकरी है, तो ऊपर से देखने पर कैसा ऑब्जर्व होगा, ये कन्वेक्स। पानी में ग्लास के अंदर पानी भरता है, ऐसे दिखता है ना चंदा मामा, वो क्या होता है, ऊपर वाली शेप बेटा मेनिस्कस होती है। अब समझाता हूँ। सरफेस टेंशन बच्चों डिपेंड करता है दो तरह की फोर्सेस। एक है कोहेसिव फोर्स, फोर्स बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के बीच में। और जब भी कोहेसिव फोर्स लगे तो सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड मेनिस्कस की शेप कन्वेक्स आती है। ठीक है, जैसा कि मरकरी में है। क्या बोला मैंने, सरफेस टेंशन बच्चों दो तरह की फोर्स पर डिपेंड करेगी। पहली फोर्स का नाम बताया मैंने कोहेसिव, जो लिक्विड के बीच में लगे, उसकी वजह से सरफेस टेंशन आएगा और लिक्विड मेनिस्कस की शेप कन्वेक्स आ जाएगी। एक सरफेस टेंशन दूसरे टाइप की फोर्स एडहेसिव फोर्स पर डिपेंड करती है। एडहेसिव होता है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में लगे। फेविकोल पे लिखा होता है ना, जो सनमाइका को लकड़ी से चिपकाता है अलग अलग चीज़ों को। एडहेसिव फोर्स की वजह से जब सरफेस टेंशन लगती है, यानी अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, लिक्विड और वाटर के बीच में, तो उसकी वजह से जब सरफेस टेंशन लगेगा बेटा, तो वहाँ मेनिस्कस की शेप होगी कनकेव, जैसे कि वाटर में होता है। फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। अलग अलग मॉलिक्यूल, जैसे इस कंटेनर के मॉलिक्यूल और वाटर के बीच में, और मेनिस्कस की शेप वहाँ पे कनकेव। लिखते हैं इसको। तो सरफेस टेंशन लिक्विड में बेटा डिपेंड करेगी, डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर पे, या दो फोर्सेज लिख देते हैं सीधा फैक्टर की जगह, टू फोर्सेज। पहली फोर्स है कोहेसिव फोर्स बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, जैसे लिक्विड के बीच में लगेगी तो सरफेस टेंशन की वजह से शेप कैसी आएगी मेनिस्कस की, ये वाली आपकी, क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्स। देन शेप ऑफ मेनिस्कस इज कन्वेक्स। और दूसरे टाइप की फोर्स जिस पे सरफेस टेंशन डिपेंड करेगा, एडहेसिव। दो अलग अलग मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल, वेसल के मॉलिक्यूल, फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तब सरफेस टेंशन की वजह से, फेस टेंशन की वजह से, देन शेप ऑफ मेनिस्कस इज कन्वेक्स, जैसे कि वाटर में देखने को मिलता है। तो बच्चों यहाँ तक आपका सरफेस टेंशन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है।